नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज की चर्चा में बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। तो जी हां साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरे देश में फूंका जा चुका है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है और इसमें अब उत्तर प्रदेश की पर जो है सभी पार्टियों की निगाहें बनी हुई हैं। और इस बीच यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन सभी चारों दलों पर जो है वो काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा। क्योंकि अगर ये चारों दल में से जो भी दल उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा, वही जो है लोकसभा में अपना झंडा गाड़ पाएगा। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में जिस भी पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा रहता है, उसका जो है देश में भी उसके परचम लहराने के चांस ज़्यादा होते हैं। यानी कि वो पार्टी या तो सरकार को अपना समर्थन देती है या फिर उसी पार्टी की सरकार बनती है। और इस बात में कोई भी विसंगति नहीं है कि ऐसा जो किंवदंतियों में कहा जाता है या फिर सीधे तौर पर कहा जाता है कि लोकसभा का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से जिस भी पार्टी को बेहतर सीटें मिलती हैं, चाहे वो 50 से ज़्यादा सीटें मिलें या 50 के आसपास सीटें मिलें, ऐसा मान लिया जाता है कि वो पार्टी जो है आने वाले समय में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। हालाँकि इस बार के चुनाव में जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर जो है काफ़ी कुछ सबकी निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जो है बीते 2014 से लगातार उसके लिए अपशगुन लेकर आता रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2014 का जब से लोकसभा चुनाव हुआ था, तब से उसके ऊपर ग्रहण लग गया था। 2014 से वो लगातार हार रही है, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 17 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 19 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 22 का विधानसभा चुनाव हो। इन सभी चुनावों में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो शायद यही वजह रही है कि ना ही उसकी स्थिति जो है वो देश में यानी लोकसभा में उसकी मजबूत है, पार्लियामेंट में उसकी स्थिति मजबूत हो पाती है, ना ही वो विधानसभा में अपनी कोई बहुत बेहतर स्थिति करती हुई दिखाई दे रही है। ना ही वो जो है उसके क्षेत्रीय यानी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष या जो नगर परिषद के चुनाव होते हैं, उसमें भी उसकी कोई खास स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। 4 अक्टूबर 1992 में जब समाजवाद के पुरोधा कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को बनाया था, तब लगातार जो है इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि पार्टी आने वाले कुछ दशकों तक राज करेगी और कहीं न कहीं उसका जो परचम है वो लहराता रहेगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में कई बार वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे और साल 2012 में उन्होंने अपने पुत्र यानी कि जो उनके बेटे हैं अखिलेश यादव जी, उनको उन्होंने गद्दी भी सौंपी और उनको उन्होंने मुख्यमंत्री भी बनाया। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो गिरता चला गया और इसके बाद में मुलायम सिंह यादव का भी बीच में देहांत भी हो गया। और कहीं न कहीं उसके बाद से लगातार जब से मुलायम सिंह यादव का जो पार्टी पर पकड़ थी वो कमज़ोर हुई, आपसी मतलब जो है सिरफुटौल हुई। कई आपस के विवाद ऐसे हुए, परिवार का जो विवाद था वो जो है सड़क पर आ गया। मुलायम सिंह यादव के जो भाई थे शिवपाल सिंह यादव जी, वो भी पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी। हालाँकि आजकल वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन कहीं न कहीं इसका जो संदेश था वो काफ़ी जनता के बीच में काफ़ी गलत गया और यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं कोई भी बड़ा करिश्मा करने में नाकामयाब रही। उसके जो अपने कैडर के नेता थे, जो बड़े नेता थे, वो भी उस पार्टी को लगातार छोड़कर जाते रहे या फिर उनकी कहीं न कहीं से हानि हुई। आपसी सिरफुटौल की वजह से उन्होंने पार्टी से अपना हाथ खींच लिया। चाहे वो बाहर से समर्थन देने वाले राजा भैया हों या फिर वो अमर सिंह हों या फिर वो आजम खान जैसे कद्दावर नेता हों, आजकल सभी की जो स्थिति है, ये सभी नेता या तो समर्थन नहीं दे रहे हैं या फिर खुद की ऐसी परिस्थिति में जूझे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं पार्टी के लिए एक खतरा बना हुआ है। तो अभी अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर से कहीं न कहीं एक चुनौती की तरीके से चुनाव को देखना पड़ रहा है। क्योंकि ये चुनाव जो है वो कहीं न कहीं एक चैलेंज की तरीके से समाजवादी पार्टी में कि क्या वो अपने आप को पुनः स्थापित करने में कामयाब हो पाएगी। पार्टी ने कई बार जो है वो गठबंधन करने किया है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से उसका किया गया गठबंधन हो या फिर उसका कांग्रेस के साथ किया गया गठबंधन हो, लेकिन कहीं पे भी उसका गठबंधन कामयाब नहीं रहा। जनता ने पूर्ण बहुमत से बार-बार जो है भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में की ही झोली भरी हुई है और वो बार-बार जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन अपना देती आई है। 2014 में जिसके बाद जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उसके बाद में लगातार जिस तरीके से जनता ने एकजुटता दिखाते हुए समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर ही समेट दिया और उसके बाद में जो
लोकसभा चुनाव मतलब जब हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को यूपी से जो है करीब 70-75 सीटें मिली। फिर उसके बाद में लोकसभा जब विधानसभा का चुनाव आया 2017 का, तो उसके बाद में भी कहीं न कहीं पार्टी ने पूर्ण बहुमत जो है वो समाजवादी पार्टी को न दे करके भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, 325 के आसपास उसे सीटें मिली। उधर फिर उसके बाद में जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो पार्टी ने जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन वो भी नाकाम रहा और वहाँ भी पार्टी को कोई खास लाभ नहीं हुआ और वो उसकी जो सीटें थी वो कुछ बढ़ी ज़रूर, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा इजाफा नहीं कर पाई। इसके बाद में आया है 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, इसमें भी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी और इसमें भी उसे उसकी सीटें जो है बढ़ी ज़रूर, यानी वो 100 के ऊपर जाने में कामयाब जरूर रही, लेकिन वो सरकार बनाने में नाकामयाब रही। तो इस तरीके से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये चुनाव उसके लिए अस्तित्व का चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीते चुनाव में उसके लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है, असफलताएं बार बार मिल रही हैं, सफलता का कहीं से कोई भी सूरज उगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं निराशाजनक स्थिति है। अखिलेश यादव जी, जिनके ऊपर इस वक्त समाजवादी पार्टी की पूरा का पूरा दारोमदार है, पूरी की पूरी नैया के वो खिवनहार हैं, अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन वो इसको भुनाने में कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अभी अगर हम देखें उनके कोर वोटर पर, तो कोर वोटर की अगर हम बात करें तो चाहे उनका कोर वोटर यादव हो या फिर वो मुस्लिम हो, दोनों जगह पर कई जो स्थितियां हैं वो असमंजस की बनी हुई हैं। क्योंकि अगर हम बात करें मुस्लिम वोटर्स की, तो जो मुस्लिम वोटर्स का समाजवादी पार्टी में लाने वाला एक बड़ा चेहरा जिस नाम को जाना जाता था, तो उसमें आजम खां का नाम लिया जाता था, लेकिन आजम खान इस वक्त जो है खुद ही अपनी आंतरिक समस्याओं में जूझे हुए हैं। वो लगातार मतलब जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, वो अपनी जमानत कराने में ही बार बार वो व्यस्त हो जाते हैं, बार बार कोर्ट में ही उनका आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो जौहर यूनिवर्सिटी थी उसको लेकर भी बड़े सारे विवाद उठे। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो लगातार समाजवादी पार्टी को उस तरीके से खुलकर उनका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, वो मौका नहीं निकाल पा रहे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर यानी कि मुस्लिम वोटर्स है उसको अपने साथ जोड़ सकें और उसको एक बड़ा संदेश दे सकें, जिससे कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर्स एक बार फिर से जुड़ करके पार्टी के अस्तित्व की रक्षा कर सके, पार्टी के लिए की ज़मीन तैयार कर सकें। उसके अलावा अन्य जो तमाम बड़े नेता रहे, चाहे वो अहमद हसन जी रहे हों, ऐसा कहा जाता है, मतलब उनका तो देहावसान ही हो गया था। उसके अलावा भी बहुत सारे अन्य नेता जो समाजवादी पार्टी के रहे, वो भी धीरे धीरे उनके भी नाम जो है कहीं ना कहीं शांत स्वर में दिखाई देने लगे हैं। एक आध नेता जो बड़े नेताओं के तौर पर उनमें एसटी हसन का नाम आता है, लेकिन ये वोटर्स को खींचने में कहीं ना कहीं उतना बड़ा दमखम नहीं रखते हैं। उधर शफीकुर रहमान बर्क का भी निधन हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे और जो सीट थी यानी कि उनकी जो सहारनपुर सीट थी, वहाँ से उन्होंने उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा काम करते थे वो, और मुस्लिम वोटर्स को खींचने के लिए उनके चेहरे का पार्टी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन इस बार अभी बीच में उनका भी देहावसान हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार उनके जो बड़े बड़े नेताओं का पार्टी से जाना रहता है वो काफ़ी चिंताजनक है, और इसी वजह से पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है और बुरी स्थिति से गुजर रही है। उधर अगर हम बात करें यादव वोटर्स की, तो यादव वोटर्स में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त दूसरा एक यादव वोटर्स को रुझाने के लिए, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हों और जो उनको लड़ाई गई सांसदी हो, या फिर वो मोहन यादव जी को जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उसमें भी सिंध जरूर की हुई है। उधर समाजवादी पार्टी की बहू अर्पणा यादव ऑलरेडी भाजपा में है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ देखने को मिल रही हैं। और समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी जो उसके कोर वोटर्स हैं, यानी उसका जो MY समीकरण है उसमें भी मतलब जो एकजुटता है, जिस तरीके से वो एकजुटता जो 2012 से पहले दिखाई देती थी, वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है। उधर आंतरिक धार्मिक द्वंद्व भी बना रहता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक पुरानी छवि जो 1992 में जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन हुआ था, उसको लेकर के भी जिस तरीके से राम भक्तों पर गोलियां चली हुई थी, और उन चीज़ों को भी लेकर के जब चुनाव आता है तो जो विपक्षी दल हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला करते रहते हैं और उन्हें उस वक्त की जो याद है वो जनता के सामने ताज़ा करते रहते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी हैं जो अपने बयानों से लगातार जो है प्रदेश के अंदर एक सांप्रदायिक जो सद्भाव का माहौल है
उसमें कहीं न कहीं वो एक तरीके से ध्रुवीकरण करने की वजह से ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसका नुकसान पार्टी को झेलना पड़ता है। और इधर हम अगर और बात करें कुछ बड़े नेताओं की, तो ये अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पार्टी में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, और उसके अलावा भी कई अन्य बड़े नेता पार्टी में शामिल हुए थे, तो उसके बाद में कुछ वोट का आधार दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी बीच में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं न कहीं जब पार्टी में कोई भी नेता अपना पद छोड़ता है, तो उसका जो संदेश है वो जनता के बीच में गलत जाता है, और यही वजह है कि ऐसा काफ़ी दुविधापूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है कि आखिर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का आखिर क्या क्या होगा, और किस तरीके से वो अपनी लड़ाई को जो है वो मजबूती के साथ जनता के सामने लड़ पाएगी। इसके अलावा अगर हम कुछ अन्य बड़े नेताओं की बात करें जो मुस्लिम वोटर्स या समाज में अपनी पकड़ रखते हैं, तो अगर हम बात करें सलीम शेरवानू की, तो वो ये भी जो है महासचिव पर समाजवादी पार्टी के रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था, और इन्होंने कहा कि मतलब कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है राज्यसभा को लेकर के। ये इनका एक दांव था कि समाजवादी पार्टी हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा में भेजे, या किसी उनके नज़दीकी व्यक्ति को जो है समाजवादी पार्टी राज्यसभा में भेजे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो सलीम शेरवानी ने भी जो है समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया, और वो भी कुछ नई राजनीति पार्टी की तलाश में जुटे हुए हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक नेता जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी ने भी अपने बयान में कहा हुआ था, समाजवादी पार्टी को जो है कहीं न कहीं आईना दिखाया था कि उसकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी किसी भी बड़े मुस्लिम नेता को जो है वो नहीं भेजा गया राज्यसभा में। तो कहीं न कहीं पार्टी के अंतर्गत मुसलमानों की जो को लेकर के जो नाइंसाफ़ी है वो देखने को मिल रही है। उन्हें जो है पार्टी कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर रही है, और इसे लेकर उन्होंने पत्र भी अपना लिखा हुआ था। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं जो कोर वोटर्स हैं वो उसको भी निराश कर रही हैं, और ऐसे बयान हो या पार्टी को छोड़ना हो, कहीं न कहीं ये इन सभी चीज़ों का प्रभाव जो है वो समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। उधर पिछड़ा वर्ग की राजनीति जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने की हुई थी, और पिछड़ा लाभ को एकजुट करने की कोशिश की हुई थी, और उसके बाद में जो है उन्होंने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी, तो कहीं न कहीं उसका भी जो संदेश था वो गलत ही गया है, और इसका भी जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में जो है वो भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के कुछ जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, तो अब हम देख लेते हैं। क्योंकि जब पार्टी को लोग छोड़ते हैं तो उसके बाद में एक जो मैंने जैसा कि कहा कि गलत संदेश जो जनता के बीच में जाता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि जब उसके नेता ही उसके साथ नहीं है, तो आने वाले समय में पार्टी किस तरीके से अपना चुनाव लड़ेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे केशव बाबू शिवहरे, वो अपनी जो उनकी बहू है और उनके जो भाई हैं उनके साथ में वो जो है उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, और अब वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से जो प्रदेश कैडर की जो लीडरशिप है वो जब मतलब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ती जा रही है, तो इस स्थिति में समाजवादी पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उसके लिए जो चैलेंज है ये काफ़ी जटिल हो जाए, और उसकी जो नीतियां हैं उसके तहत आने वाले समय में उसे इसके यानी चुनाव में उसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी ख़राब देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें आंवला से आबिद अली जी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। बड़े नेता थे, नाम था काफ़ी, और आंवला नगर पालिका चेयरमैन भी रह चुके थे, और उन्होंने भी पार्टी को अभी बीच में अलविदा कह दिया। तो और इसके अलावा अगर हम देखें आरपी सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं, इन्होंने भी पार्टी को समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके अलावा देवेंद्र सिंह पूर्व सांसद हैं एटा के, बड़ा नाम थे, काफ़ी प्रभाव रखते थे, लेकिन और कहीं न कहीं जो वोटर्स के अंतर्गत उनकी जो छवि थी वो भी काफ़ी कुछ हद तक ज़्यादा थी। लेकिन इसके बाद में भी पार्टी ने जिस तरीके से छोड़ा, और उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए कि पार्टी अब उस तरीके से नहीं काम कर रही जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के समय में काम किया करती थी, और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की नीतियाँ थीं, उस लिहाज से कहीं न कहीं अब पार्टी उस पर चलती हुई नहीं दिख रही है, और ऐसा कहते हुए उन्होंने भी पार्टी से अपना हाथ खींच लिया। इसके अलावा रवि वर्मा कद्दावर नेता थे, प्रदेश लेवल पर बड़ा नाम था, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। और इसके अलावा जेबा यास्मीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, जो कि टीवी पर आकर के और तमाम ऐसे मंचों पर आकर के समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती थी, जेबा यास्मीन जी, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। तो इस तरीके से चाहे देवेंद्र सिंह हो, चाहे आरपी सिंह हो, चाहे केशव शिवहरे हो, चाहे जेबा यास्मीन हो, या फिर वो शिवामी प्रसाद मौर्य हो, या फिर वो
मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हों, इस तरीके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का लगातार ये सभी नेता दामन छोड़ रहे हैं, उस लिहाज से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जो सब अगला सफ़र है वो काफ़ी चुनौतियों भरा है और काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी में मतलब इस चुनाव में हारती है या अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो कहीं न कहीं अन्य भी तमाम जो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके अंदर भी एक निराशा का भाव रहेगा और आशा और निराशा के इस बीच में के भंवर जाल में पार्टी के लिए लड़ना, आंतरिक समस्याओं से जूझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें परिवारवाद की, तो पार्टी पर परिवारवाद के भी आरोप लगते रहे हैं। अभी बीच में जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव को वहाँ टिकट देने की बात पे अपनी बात कही है, तो मतलब कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि पार्टी को परिवार के अलावा क्या कोई अन्य प्रत्याशी नहीं मिला था, क्या सिर्फ़ परिवार के लोग ही ऊपर तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से पार्टी परिवारवाद के मुद्दे में भी बार-बार राजनीतिक जो दूसरे विपक्षी दल हैं, उनके निशाने पर आती रहती है और ऐसी बातें लगातार की जाती रहती हैं कि पार्टी के अंदर परिवारवाद और जातिवाद काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो शायद इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी समाजवादी पार्टी को अपने अंदर कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है और उसे भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दल के सामने एक मंझी हुई रणनीति के तहत उतरने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने इस विपक्षी दल को कड़ी टक्कर दे पाए और आने वाले चुनाव में वो मजबूती के साथ अपना दांव मजबूत कर पाए। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जैसे बड़े चेहरे का साथ इस बार के चुनाव में ज़रूर है, लेकिन नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जो है वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ में, क्योंकि उनका देहांत हो गया है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं इस वक्त अखिलेश यादव, उनको अगली जो लड़ाई है वो काफ़ी मजबूती के साथ करनी होगी। और इसके अलावा भी बहुत जो तमाम ऐसे मामले रहे, चाहे वो राम मंदिर का मसला, अगर राम मंदिर की ही हम बात करें या फिर हम गोमती रिवर फ्रंट को देखें, तो सबसे पहले अगर हम राम मंदिर को देख लें तो राम मंदिर के मुद्दे पर शिवपाल सिंह यादव ने खुद कहा था कि अगर मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं अगर वो कैबिनेट को ले जाएंगे तो हम राम मंदिर के रामलला के दर्शन करने जाएंगे। पहले तो ये गए ही नहीं, मतलब जब उद्घाटन वगैरह हुआ था तो निमंत्रण वगैरह भी भेजा गया था, लेकिन उसके बाद में भी पार्टी ने कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में उलझते हुए रहो बस बस, यानी कि इधर जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं की स्थिति पैदा करते हुए वो वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं गए, जिससे भी कहीं ना कहीं जनता के अंतर एक अगर संदेश गया। क्योंकि ये निमंत्रण जो है न्यास की तरफ से दिया गया था, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया था, और शामिल हो जाते तो उसमें कोई बुराई भी नहीं थी। और कहीं ना कहीं अगर इसमें हो जाते तो एक बात भी बन जाती और समाज के अंदर एक संदेश भी जाता कि हम भी तो शामिल हुए थे और हम ऐसा कह भी सकते थे मजबूती के साथ। लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं मौका गंवा दिया। उसके बाद में जब ये उन्होंने शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा कि अगर मतलब जो है विधानसभा अध्यक्ष जी कहेंगे तो हम लोग जाएंगे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता बीके प्रमोद तिवारी की जो बेटी हैं वो भी गई हुई थी, आराधना मिश्रा, और लेकिन समाजवादी पार्टी के अड्डर से कोई भी नेता नहीं गया। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात से भी उन्हें पलटना पड़ा और पीछे हटना पड़ा, क्योंकि असमंजस की अप्रिय स्थिति में समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ वोट बैंक है, यानी कि जो उनका कोर वोटर्स है मुस्लिम समाज, कहीं न कहीं वो ना नाराज़ हो जाए, तो इस लिहाज से, और दूसरी तरफ उनको जो है एक हिंदू समाज के अंदर भी एक संदेश देना था। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिहाज से समाजवादी पार्टी एक उधेड़-बुन में फंसी रही और उलझी रही, और उसने जो है साफ शब्दों में कोई भी निर्णय नहीं लिया। और अब ये जो मुद्दा है आने वाले चुनाव में, अभी आप देखना किस तरीके से जब रैलियां होंगी, तो अभी तो योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर, और भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो कम ही हमलावर हैं, लेकिन अब चुनाव का बिगुल हो गया है। अब जब जैसे जैसे रैलियां होंगी वैसे वैसे इस मुद्दे को जो है हवा दी जाएगी, और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा ही चिंतन का विषय बन जाएगा, और एक तरीके से उन्हें चिंता भी उनके सिर पर बढ़े। उधर गोमती रिवर फ्रंट जैसे मामले भी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरीके से मतलब इन चीज़ों को लेकर के अनियमितताएं हुई थी, उसे लेकर भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर रहती है, और वो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में भी उसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। और ऐसा ज़रूरी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इन मुद्दों को भी उठा करके समाजवादी पार्टी के समय में हुए जो ये इस तरीके के भ्रष्टाचार के मुद्दे थे उनको लेकर के भी समाज में, यानी कि जो वोटर्स हैं उनके बीच में खबर बनाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी कहीं समाजवादी पार्टी को चिंताजनक स्थिति में डालेंगी। फिलहाल बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे वो छोड़कर चले गए हैं, और उधर जैसे कि हमने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक समाजवादी पार्टी में रहे तो वो लगातार हिंदू समाज के विरोध में और बहुसंख्यक भावनाओं का अपमान करते रहे। वो बार बार जो है वो कहीं ना कहीं
अपनी जो भावना थी, हीन भावना थी वो जो है वो हिंदू समाज के ऊपर वो लगातार अपनी टिप्पणियों से जाहिर करते रहे। लेकिन उसके बाद में समाजवादी पार्टी कैडर की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। उनके यानी अखिलेश यादव ने भी कभी भी इसका खंडन करने की कोशिश नहीं की, जिससे भी कहीं न कहीं नाराज़गी है और कहीं न कहीं इसे लेकर के तमाम सवाल उठते रहे हैं। हालाँकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में नहीं हैं, वो जा चुके हैं और उन्होंने मतलब कहीं न कहीं मतलब उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी का इस मामले में नुकसान ही किया है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि वो अगर छोड़कर मतलब लोग फ़ायदे के लिए आते हैं और इस तरीके से उन्होंने बातें कही हुई भी थी। लेकिन उससे अब कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये तो चुनाव के वक़्त तय होगा। हालाँकि अखिलेश यादव ने जो खंडन नहीं किया इस पूरे के पूरे मामले का, उससे भी कहीं न कहीं जनता के अंतर्गत एक गलत संदेश गया। तो साथियों कुल मिलाकर के अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में इस अग्नि परीक्षा से कितना निकल पाएगी और कितना इस अग्नि परीक्षा में अपने आप को खरा साबित कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी नया परचम लहराएगी या फिर वो जो है वो समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता के वोट से ही तय होगा। और फिलहाल अभी के जो राजनीतिक हालात हैं, उससे एक कड़ी चुनौती है, संशय है, सस्पेंस है और लड़ाई लंबी लड़नी है समाजवादी पार्टी को। तो साथियों आज के इस वीडियो में अभी के लिए रखता हूँ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके बाय।